नमस्कार। तितीर्षा अकादमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग संविधान के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में पढ़ रहे थे, यानी संविधान का विकास कैसे हुआ। उसी के अगले कड़ी में हम लोग आज देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसे राज्य सचिव भी बोलते थे, मोंटेगू ने भारत में संवैधानिक सुधारों की उद्घोषणा की। इस मतलब भारत में संवैधानिक सुधारों का उनका जो लक्ष्य था उस उद्घोषणा में, वही उद्घोषणा आगे चल करके भारत शासन अधिनियम 1919 के रूप में पारित हुई और इसे मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया। मोंटेगू भारत सचिव थे, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और चेम्सफोर्ड तत्कालीन वायसराय। क्या क्या होता है इन बातों को हम लोग देखें अगर, तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था की गई, यानी बाइकैमरल सिस्टम। केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदन हुआ, एक विधानसभा, दूसरा राज्य परिषद। और प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की जाती है। साथ में उच्चायुक्त जैसे पद का सृजन हुआ। इसी कानून के तहत 1921-22 में चल करके लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो कि पार्लियामेंट की कमेटी है, उसका गठन हुआ। और ली कमीशन की सिफारिशों के आधार पर इस कानून में प्रावधान था। उसके आधार पर 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया और इसके प्रथम अध्यक्ष रोज बारकर थे। यही केंद्रीय लोक सेवा आयोग आगे चलकर जब 1935 के कानून के तहत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन बना, संघीय लोक सेवा आयोग। कालांतर में, यानी जब संविधान लागू हुआ, इसका नाम बदल के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया। और इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को और विस्तार दिया गया, यानी सिखों के लिए अलग, ईसाइयों के लिए, यूरोपियों के लिए और आंग्ल भारतीयों के लिए। तो इस तरह से सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार किया गया और साथ में प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत होती है। मतलब डायरेक्ट वोट देना। प्रत्यक्ष का मतलब जब सीधे जनता प्रतिभाग करती है तो प्रत्यक्ष निर्वाचन कहा जाता है, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को चुनते हैं तो अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुना जाना, उपराष्ट्रपति का चुना जाना, राज्यसभा के सदस्यों को चुना जाना इत्यादि। ये डायरेक्ट जनता वोट नहीं देती है, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनती है, तो अप्रत्यक्ष होता है। अगर सीधे जनता वोट देती है तो प्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का प्रादुर्भाव हुआ या कहीं शुरुआत हुई, लेकिन शिक्षा और संपत्ति को आधार मानकर मताधिकार को सीमित कर दिया गया। इसमें वे ही लोग वोट दे सकते थे जिनकी सालाना इनकम 10,000 रुपये हुआ करती थी। हालांकि इस कानून के तहत महिला मताधिकार का प्रयोग किया गया, यानी महिलाओं को वोट देने की पावर दी गई 1919 के कानून में। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि न्यूजीलैंड दुनिया का ऐसा पहला देश है जो महिला फ्रेंचाइजी यानी कहें महिला मताधिकार लागू किया 1893 में। तो कुछ बातों को हम लोग नोट करते हैं। और इसमें एक चीज़ और है कि उच्चायुक्त जैसे पद और नरेंद्र मंडल क्या था कि चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस था, यानी जो देशी रियासतें थी, लगभग 108 देशी रियासतों का एक समूह था, उसे नरेंद्र मंडल कहा गया या चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। ये क्या करती थी? ये बॉडी रियासतों के हितों को उठाती थी और जो ब्रिटिश शासन था उसके बीच संवाद का कार्य करती थी। तो इन तमाम बातों को हम लोग नोट करते हैं। चूँकि हमारा उद्देश्य भी संवैधानिक विकास से है, तो आइए थोड़ी भूमिका भी लिख दें।
ये घटना है 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने भारत में संवैधानिक सुधारों का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए या सुधारों को लक्ष्य निर्धारित करने के लिए उद्घोषणा की। यही उद्घोषणा आगे चलकर भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के रूप में पारित हुई, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। ये इसकी संक्षिप्त भूमिका रही, लेकिन देखना है कि इसमें क्या क्या प्रावधान था। अगर प्रावधान की बात करें, पहली बात ये थी कि यहाँ प्रावधान को हम लिखें, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई, परंतु शिक्षा और संपत्ति के आधार पर मताधिकार को सीमित रखा गया। तो मताधिकार को सीमित रखा गया। और एक बात और थी कि इस कानून के द्वारा महिला मताधिकार की शुरुआत हुई। जो कि भारत शासन अधिनियम 1909 या भारत परिषद अधिनियम 1909 में महिलाओं को वोट देने की पावर नहीं थी, और अब 1919 के कानून के तहत महिलाओं को वोट देने की पावर दी गई। तो और क्या हुआ, केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक का मतलब एक सदन था विधानसभा और दूसरा विधान परिषद बनाने का प्रावधान। अब देखिए, यही जो विधानसभा है आज
वर्तमान में लोकसभा का रूप ले ली है और ये विधान परिषद वर्तमान में राज्यसभा है। तो इस प्रकार आधुनिक संसद की शुरुआत होती है 1919 के कानून के तहत। ऊपर से हम मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लें। हालांकि एक चीज़ यहाँ पे और मेंशन कर दें, ये शिक्षा और संपत्ति की बात आई, यानी संपत्ति कहने का मतलब कि अगर जिसकी वार्षिक आय 10,000 रुपये थी, वार्षिक आय 10,000 रुपये, उन्हीं को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो कि नोट कर लें और हम लोग ऊपर से मिटाते हैं। ये आप मैं हट गया, आप इसे पास करके नोट बदल दीजिए। और क्या क्या प्रावधान था? एक प्रावधान ये था कि केंद्र के बजट को प्रांतों के बजट से अलग किया गया। यानी यही कानून, इसी के तहत केंद्र का बजट अलग और राज्यों का बजट अलग कर दिया गया। और क्या इस कानून के तहत किया गया? ली कमीशन, इसका नाम याद रखेंगे। ली कमीशन की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान, ये तो प्रावधान इस कानून में था, लेकिन केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ 1926 में। प्रथम अध्यक्ष सर रोज बारकर, केंद्रीय लोक सेवा आयोग के। आज जो आप संघ लोक सेवा आयोग आपका यूपीएससी है, ये 1919 के कानून के तहत केंद्रीय लोक सेवा आयोग बना। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी संघीय लोक सेवा आयोग बना। और जब देश आज़ाद हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ, तो उसमें ये यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। ये बातें हुई। और उच्चायुक्त, जिसे हाई कमिश्नर बोलते हैं अंग्रेजी में, हाई कमिश्नर नामक पद का सृजन इस कानून के तहत। और नरेंद्र मंडल या चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस का गठन। तो लगभग 108 देशी रियासतों का समूह था। मैंने इतिहास वाली क्लास में इसको डिटेल पढ़ाया है, तो इसमें बहुत डिटेल जाने की ज़रूरत है नहीं। इतना जानिए कि लगभग 108 देशी रियासतों का समूह था। वो ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों के बीच मध्यस्थता का कार्य करती थी, यानी इनके मुद्दे को सरकार के सामने उठाती थी। ये नरेंद्र मंडल या चैम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रावधान, ये याद रखना होता है। प्रांतों में द्वैत शासन का प्रावधान, इसका मतलब यह हुआ कि कुछ विषय
रिजर्व हुआ करते थे और कुछ हस्तांतरित हुआ करते थे। साथ में सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार। इसका मतलब ये हुआ कि सिखों, यूरोपियों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन का प्रावधान। ये बात वहां पे थी। तो ऊपर से मिटाएं, मैं थोड़ा सा जब हट जाया करूं तो आप इसे पास कर लिया करें, फिर बना लेंगे। अब आगे मिटाते हैं इसको। और क्या होता है, हाँ, उच्चायुक्त क्या है, हाई कमिश्नर क्या है? जो विदेशों में भारत सरकार का प्रतिनिधि होता है वो एक तो राजदूत कहलाते हैं, एक हाई कमिश्नर। तो जो कॉमनवेल्थ नेशन है, यानी जो राष्ट्रमंडल देश हैं, उन देशों में जो भी हमारा प्रतिनिधि रहेगा भारत सरकार का, दूतावास में बैठेगा, उसे उच्चायुक्त बोलते हैं। और राष्ट्रमंडल देशों के अलावा अन्य देशों में जो हमारे कूटनीतिज्ञ या यूँ कहे डिप्लोमैट्स जाते हैं, प्रतिनिधि जाते हैं, उन्हें हम लोग एम्बेसडर यानी राजदूत कहते हैं। जैसे अमेरिका में राजदूत बैठेगा, लेकिन वहीं ब्रिटेन में हाई कमिश्नर रहेगा। तो ये बातें आप जानते हैं, ठीक। और क्या रह जाता है इसमें? और इसमें एक बात और कही गई कि 10 वर्ष बाद वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जो इस अधिनियम के प्रावधानों की समीक्षा करेगा। इसी आधार पर साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी। साइमन कमीशन का गठन हुआ था। हालांकि 10 वर्ष बाद थी, ये बहुत पहले ही आ गया। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हो गया, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। तो साइमन कमीशन क्यों आया था, हम इतिहास नहीं पढ़ा रहे, बस केवल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बता रहे हैं। साइमन कमीशन भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रावधानों पर समीक्षा करने के लिए आया था। तो और क्या क्या बातें हैं, जरा इन्हें हम देखते हैं, टिप्पणियां ले लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने टिप्पणी की बात करें, सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिनियम को जनता के लिए, इस अधिनियम को जनता के लिए नवीन गठबंधन की संज्ञा दी। और वहीं पे बाल गंगाधर तिलक
बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने इसे बिना सूरज का सवेरा कहा। ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि बाल गंगाधर तिलक ने किस कानून को बिना सूरज का सवेरा कहा। तो 1919 के कानून को किसने बिना सूरज का सवेरा कहा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। तो ये तो बात रही भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में। लेकिन हम लोग अब भारत शासन अधिनियम 1935 के कुछ प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। यद्यपि इसको डिटेल पढ़ने के लिए जो हमने आधुनिक इतिहास की प्लेलिस्ट बनाई है उसमें आप देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की डिटेल चर्चा की गई है। और आशा क्या पूरे उम्मीद के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ही इससे बाहर कोई प्रश्न जाए। फिलहाल दावा नहीं, अध्ययन जितना करता आदमी, जितना अधिक आप अध्ययन करेंगे उतना ही आपको अपनी अज्ञानता का आभास होगा। तो ये मेरा विनम्र निवेदन है कि आप डिटेल पढ़ें, लेकिन इन तथ्यों को नोट बनाएं। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। तो इसी प्रकार अगर चर्चा कर दें तो भारत शासन अधिनियम 1935 केंद्र तथा प्रांतों के बीच जो विषयों का बंटवारा किया गया, यानी संघ सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची और अवशिष्ट शक्तियाँ, इन आदि बातों पर चर्चा कर ही दें। चलिए इसे मिटाते हैं, थोड़ी चर्चा कर देना जरूरी है। यद्यपि आप डिटेल क्लास ले सकते हैं, उसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पढ़ा है आधुनिक इतिहास में। हालांकि यहाँ संवैधानिक विकास की बात है। तो देखते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। अब तक के पारित किए गए जितने भी कानून थे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के लिए, उसमें सबसे बड़ा कानून ही था। इतना ही नहीं, जब देश आज़ाद हुआ तो जब हमारा संविधान बना तो इसके 2/3 प्रावधान सीधे सीधे हमारे संविधान में रख दिया गया। उस दौरान अब तक का सबसे बड़ा, अब तक के मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान अब तक के पारित सभी कानूनों में सबसे बड़ा, पारित सभी अधिनियमों में सबसे बड़ा। इसमें 321 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां तथा 14 भाग शामिल थे। 14 भाग शामिल थे। और आयरलैंड का जो संविधान है उसी में उपदेशों के उपकरण नाम से, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन को उठा के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में रखा गया। और यही आगे चल करके नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया। और इतना ही नहीं, आज जो आपका संविधान है उसका 2/3 भाग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। वर्तमान भारतीय संविधान का 2/3
3 भाग इसी अधिनियम से लिया गया है। आइवर जेनिंग्स नामक एक विद्वान जेनिंग्स ने कहा कि वर्तमान भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1935 ही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तो यहाँ तक कहते हैं कि 1935 के कानून के रहते हुए भारत में संविधान निर्माण की कोई ज़रूरत नहीं थी, ये पर्याप्त है। देखिए क्या क्या प्रावधान था, इसे प्रावधानों की बात करें, टिप्पणियां तो लेते रहेंगे। पहले अगर हम बात करें केंद्र तथा, ये प्रावधान है, जो मैं बात कर रहा हूं प्रावधान है। केंद्र तथा प्रांतों के बीच विषयों को 3 सूचियों यथा, कौन कौन सी सूची थी वो? संघ सूची या केंद्र सूची बोलते थे, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में विभाजित किया गया। तथा अवशिष्ट शक्तियां वायसराय के पास। बात को समझ लें क्या है। जो पूरा प्रशासन था, आज भी ये बातें मौजूद हैं, उसको 3 सूचियों में बांट दिया गया। ऐसी सूची जिसपे केंद्रीय विधानमंडल कानून बनाता था, यानी केंद्र सरकार शासन करती थी, उसे संघ सूची कहा गया। जिसपे राज्य या प्रांत बनाते थे उसे राज्य सूची, और जिस पर ऐसे विषय जिस पर केंद्र भी कानून बना सकता था और राज्य भी यानी प्रांत भी, वे विषय समवर्ती सूची में रखे गए, कंकरेंट लिस्ट। और जो विषय इन तीनों सूचियों में नहीं शामिल थे उन्हें अवशिष्ट विषय कहा गया, और इस पर अधिकार वायसराय को दे दिया गया। आज जो अवशिष्ट शक्तियां हैं केंद्र सरकार के पास है। तो इन बातों को देखें तो इस तरह से बंटवारा हो गया था विषयों का। जो प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के कानून में हुई थी, अब वो द्वैध शासन की यहां समाप्त कर दी गई। तो प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त। ये बात हुई। और समाप्त कर दिया गया। तथा प्रांतीय विषयों पर प्रांतों को विधि निर्माण की पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई। इस प्रकार प्रांतों में उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई। उत्तरदायी शासन की शुरुआत हुई। इस बात को समझें,
पहले ये होता था कि वायसराय वीटो कर देता था, प्रांतीय विषयों पर कानून बने हुए उस पर लगा देता था। लेकिन अब प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दी गई कि आप अब राज्य सूची के विषय पर आप कानून बनाएं, क्योंकि विषयों का बंटवारा हो ही गया था। तो इसमें यह हुआ कि अब द्वैत शासन समाप्त हो गया। द्वैत का मतलब दो लोग काम करें, एक वायसराय के पास रिजर्व विषय होता था, एक ट्रांसफर विषय होता था। अब इसमें क्या है, अब उत्तरदायी शासन का मतलब ये हुआ जब प्रांतों को पूर्ण स्वायत्तता दे दी गई तो प्रांतीय विधानमंडल में जो कानून बनते थे वो प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह होते थे। जैसे आज भी उत्तरदायी शासन की स्थापना है, सरकार जो भी कानून बनाएगी हमारे विधायक उनसे प्रश्न पूछेंगे, विधायिका उन्हें जवाब देना पड़ता है। अब सरकार लोकसभा के प्रति जवाबदेह है, यानी उत्तरदायी है। अगर कोई कानून पारित किया भारत सरकार ने या कोई सरकार, अगर वो कानून पारित नहीं हुआ तो सरकार अल्पमत में आ जाती है, यानी उन्हें उत्तर देना होता कि हमने कानून बनाया सही है कि नहीं, उस पर सहमति होती है। उसे अगर नहीं पास हुआ तो मान लिया जाता है कि सरकार अल्पमत में है, गिर जाती है सरकार। तो चलिए, उत्तरदायी शासन का मतलब किसी के प्रति जवाबदेह। ऊपर से मिटा रहे हैं, मैं हट गया, आप पास करेंगे। फिर अब चलिए, देखा 1919 के कानून में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का प्रावधान था, लेकिन यहां पर प्रांतीय लोक सेवा आयोग तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। जो आज जैसे आप यूपीपीसीएस या यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, ये क्या है, प्रांतीय लोक सेवा आयोग है। और एक से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। तो प्रांतों के लिए लोक सेवा आयोग, तथा संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया इस कानून के तहत। और क्या क्या बात हुई, फेडरल कोर्ट की स्थापना होती है। फेडरल कोर्ट, इसे संघीय न्यायालय बोला जाता है। अब यहीं से धीरे धीरे टेक्निकलिटी आ रही है, आप समझें। फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान, या संघीय न्यायालय, यही संघीय न्यायालय आगे चल करके सुप्रीम कोर्ट बना। अब जरा देखें, सर्वोच्च न्यायालय जो हमारा है सुप्रीम कोर्ट है, और संघीय न्यायालय में अंतर क्या है। जब संघीय न्यायालय कोई फैसला देता था, इसके फैसले के खिलाफ लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में आप अपील कर सकते थे। लेकिन आपका सुप्रीम कोर्ट यदि कोई फैसला दिया तो उसके फैसले के खिलाफ सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही अपील कर सकते हैं, यानी रिव्यू के लिए। बाकी उससे ऊपर कोई बॉडी नहीं है। अपवाद के रूप में मृत्युदंड वगैरह जैसे राष्ट्रपति के पास जाता है, उसको छोड़ के, मर्सी पिटीशन छोड़ के, यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कोई अन्य कोर्ट या अन्य जगह पर अपील नहीं कर सकते। लेकिन फेडरल कोर्ट अगर कोई फैसला देता था उसके खिलाफ, तो इसके फैसले के विरुद्ध, फेडरल कोर्ट के फैसले के विरुद्ध या निर्णय के विरुद्ध, फैसले के विरुद्ध लंदन में स्थित प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। और जब फेडरल कोर्ट बना, जानकारी के लिए बता दें कि 1 अक्टूबर 1937 को भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना होती है। और किस कानून के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। इसके प्रथम
चीफ जस्टिस थे यानी मुख्य न्यायाधीश, उनका नाम था मोरिस ग्वेयर। हालांकि आगे हम पढ़ेंगे इस बात को, मोरिस ग्वेयर। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे फेडरल कोर्ट के। हालांकि न्यायपालिका पढ़ाते समय इसका जिक्र होगा, यहाँ आ गई बात तो मैंने बता दिया। और क्या हुआ इसमें, आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रावधान। यद्यपि आरबीआई एक्ट 1934 आ गया था, लेकिन आरबीआई की जो स्थापना हुई यानी आरबीआई की जो बात कही भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्रीय बैंक की बात, और बंगाल, बिहार, मद्रास, संयुक्त प्रांत, असम, या लिखी लें, बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, ये आज आपका जो उत्तर प्रदेश है, पहले यूनाइटेड प्रोविंस हुआ करता था, संयुक्त प्रांत 1 2 3 4 5, और तथा असम। प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था का प्रावधान किया गया। यानी कुल 6 प्रांतों में, कभी कभी डिजिट में पूछ दे तो आपको याद होना चाहिए कुल 6 प्रांतों में। अगर आप भूल भी जाएं तो ये बात याद रहे, कुल 6 प्रांतों में, कुल 6 प्रांतों में इसका प्रावधान था। बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत तथा असम में। और यदि आप पढ़ते हैं, कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में कुल कितने प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदन का मतलब विधानसभा और विधान परिषद, जैसे उत्तर प्रदेश में है, ठीक इसी तरह से है ना। तो इसे आप नोट कर लें और ऊपर से मिटाते हैं फिर। आज जो कैग है, महालेखा परीक्षक, महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। उस समय महालेखा परीक्षक पद के सृजन का प्रावधान इस कानून में था। पद के सृजन का प्रावधान ये भारत शासन अधिनियम 1935 में बताया ना कि 2/3 प्रावधान इसी कानून से लिए गए हमारे संविधान में। आज आप भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 जो है, जिसमें कैग की चर्चा की गई है, ये कैग की शुरुआत यहीं से हो गई थी, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही। वायसराय या गवर्नर जनरल, वायसराय बाद में गवर्नर जनरल भी हो गया, गवर्नर जनरल की आपातकालीन शक्ति तथा वीटो शक्ति का विस्तार किया गया। और
साथ में हालांकि जो इसमें बर्मा को एक अलग देश बनाया गया। ये संविधान की बात तो नहीं है, एक इतिहास का पॉइंट है, लेकिन जानते रहिए भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। परिषद को समाप्त, जो लंदन में बैठती थी भारत परिषद, भारत सचिव के तहत, उस पद को ही समाप्त कर दिया गया। भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के नेतृत्व में थी। और साथ में एक चीज़ और आती है कि सांप्रदायिक निर्वाचन 1909 से शुरू हुआ, 1919 में विस्तार किया गया और यहाँ और तेजी से विस्तार। निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। क्या हुआ इसमें? महिला, मजदूर तथा दलितों के लिए अलग प्रावधान, दलितों के लिए भी प्रावधान लिख दें, इस कानून में किया गया। तो जिन्ना ने इस कानून को कहा कि ये पूर्ण रूप से सड़ा हुआ तथा मूल रूप से अस्वीकार करने योग्य है। और जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ये दासता का चार्टर है, बिना ब्रेक की इंजन रहित गाड़ी है। तो एक टिप्पणी है, नेहरू जी कहते हैं, JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, दो बात कहते हैं, दासता का चार्टर कहा और दासता का चार्टर कहा, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। और जिन्ना की भी टिप्पणी यहाँ लिख दें हम ऊपर, तो आप इसको नोट कर लिए होंगे। जिन्ना ने कहा जिन्ना कहता है कि यह मौलिक रूप से सड़ी हुई तथा स्वीकृति के सदा अयोग्य है। कानून है सड़ा हुआ तथा स्वीकृति के सदा अयोग्य है। मैंने कहा ये मूल रूप से खराब और सड़ी हुई चीज़ है, इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। जिन्ना ने इस पर टिप्पणी की। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा भारत शासन अधिनियम के बारे में। अब आता है स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो इसे नोट कर लें। और दो महान विद्वानों का नाम लेते हैं। एक तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, जिन्होंने कहा कि भारत को नए संविधान निर्माण की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। भारत अपना शासन 1935 के कानून से चला सकता था। चलिए इस बात को लिखते हैं। BR अम्बेडकर
डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। इन्होंने कहा क्या कि भारत को नए संविधान निर्माण की आवश्यकता नहीं थी। भारत अपना शासन (1935) के अधिनियम से संचालित कर सकता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये स्टेटमेंट है। जेनिंग्स कहते हैं, आइवर जेनिंग्स, मैं जेनिंग्स लिखता हूँ। जेनिंग्स ने क्या कहा? वर्तमान भारतीय संविधान भारत शासन अधिनियम 1937 पर ही आधारित है। तो इनके स्टेटमेंट याद कर लेंगे। और अंत में कानून पारित होता है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय बनकर आते हैं, जो गवर्नर जनरल हैं, और उन्होंने 3 जून को एक योजना प्रस्तावित की, भारत विभाजन योजना, जिसे माउंटबेटन प्लान या 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है। और भारत विभाजन की यही योजना 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा पारित कर दी गई। इसे ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहा गया। जरा इस बात को नोट करें हम। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस बात को लिखते चले कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी, जिसे 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय स्वतंत्रता या भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के रूप में पारित कर दिया गया। आप लोग इतिहास में पढ़ चुके हैं, इसे 3 जून योजना भी कहते हैं। इसके क्या क्या प्रावधान हैं, उसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं फटाफट। तो इसमें प्रावधान क्या था? पहली बात ये थी कि 15 अगस्त को
15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से स्वतंत्र कर दिया जाएगा, स्वतंत्र कर दिया जाएगा। ये बात थी। दूसरी बात, विभाजन 2 अधिराज्यों, अधिराज्यों का मतलब अभी डोमिनियन स्टेट से ही बना था, 2 अधिराज्यों के रूप में किया जाएगा। पहला भारत तथा दूसरा जो था पाकिस्तान। इस कानून में ही लिखा था और दोनों को अपने अपने गवर्नर जनरल चुनने का अधिकार था। दोनों को अपने अपने गवर्नर जनरल चुनने का अधिकार था, दोनों को। और ये बात थी कि दोनों को अपने संविधान सभा बनाने का भी, अपने अपने संविधान सभा के माध्यम से संविधान बनाने का अधिकार था। हालांकि इसको मैं, आप लोग पास करके नोट करेंगे, हम मिटा रहे हैं तो लिखने में सुविधा रहेगी। 3 बात हुई। और दोनों का मतलब, एक बात यहाँ पे और जान लीजिए कि जो 2 अधिराज्यों में बटा, देशी रियासतों को कहा गया कि वो चाहे तो भारत में मिल जाए, चाहे तो पाकिस्तान में मिल जाए, और चाहे तो वो स्वतंत्र हो जाए। तो ऐसा प्रावधान 1947 के कानून में था। तो दोनों को मतलब भारत और पाकिस्तान अपने संविधान सभा के माध्यम से संविधान निर्माण की शक्ति दी गई। ये अपने अपने संविधान बनाए। और साथ में एक बात और कह दी गई कि यही संविधान सभाएं विधायिका का भी कार्य करेंगी, या यूं कहें अंतरिम विधायिका का कार्य करेंगी। अंतरिम का मतलब जब तक इनका संविधान ना बन जाए, चुनाव ना हो जाए, तब तक यही संविधान सभा अंतरिम विधायिका यानी अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेंगी। और जब तक संविधान निर्माण नहीं हो जाता, जब तक संविधान लागू ना हो जाए, नया संविधान मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, नया संविधान लागू नहीं हो जाता, तब तक शासन का संचालन
संचालन भारत शासन अधिनियम यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा किया जाएगा, या इस द्वारा लिखना सब सही नहीं। जब तक संविधान लागू नहीं हो जाता तब तक शासन का संचालन कानून के तहत किया जाएगा। और एक और काम किया इसने कि जो सचिव पद था, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, उस पद को समाप्त कर दिया गया, या यूं कहें राज्य सचिव, भारत सचिव लिख दे रहे हैं, भारत सचिव पद को समाप्त कर दिया गया। ये तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में प्रावधान थे। तो इस प्रकार ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पूर्ण होती है। अब हम लोग अगली क्लास में संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा ने क्या क्या कार्य किया, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। अब बहुत महत्वपूर्ण क्लास होगी। आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ हो। नमस्कार।